बताओ मुझे। अगर ये कमर्शियली कल्टीवेट हो ही रहा है, एग्जाम्पल लो, तो हमें पता होना चाहिए ना। तो अगर आप अपना माइंड यूज करो कि यार मुझे पता नहीं है, मैंने नहीं सुना इतना पढ़ने के बाद, तो ये स्टेटमेंट तो नहीं है। हाँ, फंगस हो सकता है, इट इज अ फंगस, ये हो सकता है। तो मैं जाऊंगा 1 और 2 के साथ। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस तरीके से हम और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे देखो। अभी हमने अपना अभी हमने अपना एक्सट्रीम स्टेटमेंट का वो चालू नहीं किया। अभी तो मैं आपको सिर्फ वार्म अप दे रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व होते हैं। बस आपका माइंड यूज होना चाहिए। ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा अजीब सा है, लेकिन आप इसको कर लोगे। जैसे ये वाला कर लिया गुच्ची को, ये 2025 का क्वेश्चन है रिगार्डिंग पिकॉक तरंटुला। ठीक है, पिकॉक मोर है, तरंटुला ऐसा कुछ है। कभी भी आपने नहीं सुना है, क्या है। यहां पहला कह रहा है इट इज एन ओमनिवोरस क्रुस्टेशियन। क्या कह रहा है? ओमनिवोरस क्रुस्टेशियन। ठीक है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। इसी स्टेटमेंट की बात कर रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे ओनली आ गया तो गलत हो गया। कहते हैं ओनली आ गया तो गलत हो गया। नहीं, देखो, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, यहां पे ये कहता कि इट्स नेचुरल हैबिटेट इज ओवरऑल फॉरेस्ट एरिया है जो भारत में हर जगह मिलता है, तब तो गलत हो जाती। लेकिन स्टेटमेंट देखो, इसको फ्रेमिंग नेगेटिव तरीके से करी है, पर है सही स्टेटमेंट। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। कुछ फॉरेस्ट एरियाज में है, हो सकता है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, हिमालय में मिलती हो, बीच में ना मिलता हो। तो हो गया ना, हाँ, कुछ एरिया में, सिर्फ कुछ फॉरेस्ट एरिया में मिल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है ना। अभी मैं पहुंच गया हूं सेकंड पे, 1 2। और एक और बात, जब आप 50-50 पे पहुंच जाओ तो कभी भी उस क्वेश्चन को छोड़ो मत। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि हाई चांसेस है कि आपका टिक सही जगह लग जाए और मार्क्स इंप्रूव होते हैं इससे। ठीक है, रिस्क नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। अभी रैंक 104 से मैं इसी चीज पे बात कर रहा था। उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया बात बताई, और ये बात हम सबको पता है, लेकिन जब कोई और बताता है तब समझ आती है। 100 क्वेश्चन में से ये पता होने से ज्यादा जरूरी पता है क्या है, कि मतलब सब सोचते हैं कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये पता होना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है ये पता होना कि मुझे कौन से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने हैं। समझ आया? और अगर आपको ये पता लग गया ना, तो आप थोड़ा सा रिस्क लेकर, जो रिस्क लेगा उसी का वही क्वालिफाई करता है। अब देखो, टू स्टेटमेंट मैंने माना, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन अर्बोरियल स्पीशीज। अर्बोरियल क्या होता है, आप मुझे बताओ। अगर आपको देखो ऐसे टर्म्स का मतलब नहीं पता है, क्रस्टेशियन का मतलब नहीं पता है, तो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, आप वीक कहां पे हो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीक हो। ठीक है, करना क्या है, 2015 से लेकर 2025 तक का चैप्टर वाइज नहीं, सब्जेक्ट वाइज निकालो। पॉलिटी, एनवायरमेंट, इन सब का हर एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अपने आप पढ़ो। आंसर मत निकालो, आंसर की नीड नहीं है। हमें आंसर नहीं देखना है, आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है। हमें ये देखना है कि यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है, पहली स्टेटमेंट में क्या खास है, सेकंड में क्या खास है, सेकंड गलत क्यों हुई, थर्ड क्यों खास है, इससे। और उसमें जो टर्म्स हैं उनको, उनका मीनिंग ढूंढो। ये सारे टर्म्स रिपीट होती है। तो देखो, इट इज एन omnivorous crustacean. Its natural habitat in India is only limited to some forest area. In its natural habitat, it is an arboreal species. इसने ही बोला। उसने जो बोला ये ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि अर्बोरियल का मतलब बेसिकली होता है जो पेड़ के ऊपर रहते हैं, पेड़ पे ज्यादातर रहते हैं, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कट क्लियर बता दूं, अगर आपका दिमाग चल रहा है बहुत अच्छा, तो आप देखो, ध्यान से सुनो। अगर आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर टू स्टेटमेंट आपने माना, ठीक है ना, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया 2 और 3। आपको 1 पे जाने की नीड ही नहीं है। ठीक है, बहुत बच्चे ना सेकंड को सही मानते ही नहीं है। यही रीजन है कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता। देखो, आप जरा समझने की कोशिश करो यहाँ पे एक बार। मैं क्यों इतना प्रेशर डाल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोबारा आएंगे और दोबारा कंफ्यूज होगी। इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। ऑफ कोर्स हो सकता है, देन 2 हो सकता है, या 2 3 हो सकता है, इनमें से एक होगा। 100% एक होगा, या तो ये नहीं होगा या तो सिर्फ ये होगा। ठीक है, अब आप इनमें से ना 50-50 पे आ गए हो, अपने हिसाब से लगा के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू द आंसर, इट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट। माइंड को डेवलप करो। समझ आया? आंसर के पीछे मत भागो यार, उससे कुछ होगा भी नहीं। ये क्वेश्चन देखो, उसने क्या बोला। वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज एन एरिया एज अ कम्युनिटी रिजर्व। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को कम्युनिटी रिजर्व दे दिया कि भाई ये कम्युनिटी रिजर्व है, ऐसी एरिया, ठीक है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। ठीक है, मान के चलो। आप मुझे एक बात बताओ, कम्युनिटी फॉरेस्ट तो बहुत सारी जगह पे होंगे, बहुत सारे होंगे। ठीक है, क्या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास लिटरली इतना टाइम है कि वो आप कम्युनिटी रिजर्व भी देखेंगे?
सोचो इतना बड़ा ऑफिसर इतनी सी चीज के लिए लग जाएगा। ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या खाली पड़ी है, इनके लिए उसका कोई काम नहीं है। अब जरा सोचो, आपने एनवायरमेंट पढ़ा है तो आप इस चीज पे थोड़ा सा थिंक करो, ठीक है। पहला, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि अगर कम्युनिटी रिजर्व उन्होंने डिक्लेयर किया है तो इसीलिए किया होगा ना कि उसकी हंटिंग ना हो, वहां जो भी एनिमल है, जो भी चीजें हैं वो बची रहें, तो ये तो ठीक है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी रिजर्व का मतलब क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं वो अपना काम आराम से कर सकें, है ना, वो कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। देखो ये सब कॉमन सेंस है। फोर्थ, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। आपको पता है ट्रेडिशनल एग्री, लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। वो जो जला देते हैं पूरी की पूरी जमीन को, दोबारा से उगाते हैं, उससे कितना पोल्यूशन होता है। आप मुझे बताओ, अगर किसी एरिया को कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर किया गया है तो क्या वहां पे ये वाली कल्टीवेशन हाँ करेंगे, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर? कट क्लियर आंसर इज नो। मुझे पता चल गया मेरी फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। द आंसर इज ओनली 2। ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन में ना, ऐसे क्वेश्चन में या तो आप अपना दिमाग यूज करोगे पूरा, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप इनको अटेम्प्ट नहीं करोगे। यहाँ पे कोई मैजिक नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ये फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन ही ऐसे हैं। या तो आपको फुल टू फुल अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, यहां देखो, इस क्वेश्चन को समझो, इसमें बहुत मजा आने वाला है। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028, ठीक है, पहला, ठीक है, हो सकता है। कवच is an automatic train protection system developed in collaboration with Germany, ठीक है। कवच सिस्टम consists of RFID tags fitted on track in station section, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, जब भी डाटा आएगा ना थोड़ा सा सतर्क हो जाना, ठीक है, जब भी डाटा आए थोड़ा रेडी हो जाना। लेकिन यहाँ पे डाटा क्यों गलत है वो सुनो। इंडिया के ओवरऑल प्लान्स ना या तो 2030 के लिए, या तो 2047 के लिए, या तो 2025 के लिए ऐसे बने हैं, सही बात है। मतलब एक बेस, एक ईयर दे रखा है, बढ़िया। पर 2028 जैसा कोई ईयर नहीं दे रखा। अब आप मेरी बात समझो, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ेगी 2029 में, सही बात है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई प्लान क्यों रखेगी कि उसके इलेक्शन से एक साल पहले अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो मीडिया में उसकी थू थू हो जाएगी, डेफिनेटली। तो इलेक्शन पे असर पड़ेगा, इसलिए वो आसपास उसके बाद रख सकते हैं पर पहले नहीं रखेंगे, करेक्ट है। तो 2028 वैसे भी एक ऑड ईयर है, 2030 होना चाहिए, 2047 होना चाहिए, आपका माइंड खुद चलना चाहिए इन सब में। तो क्या फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी? यस। सेकंड, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन कोलाबोरेशन विद जर्मनी। आपने देखा होगा जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं हम लोग, जब भी किसी कंट्री के साथ हम कोलाबोरेशन करते हैं, ठीक है, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया, ब्रह्मोस, ठीक है, हमने ब्रह्मोस बनाया। अब इसमें ब्रह्मा और दूसरी नदी, दोनों नदियों का मिलके नाम आता है ना। ऐसे जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें दो कंट्रीज का दिखता है कि ये है। आप मुझे बताओ, कवच में कहीं से भी जर्मनी का कुछ है? देखो ये तो आप अब ऐसे भी कह सकते हो सर ये तो आप जुआ खेल रहे हो, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट कि आप सोचते कैसे हो, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। देखो ये तो बहुत जनरल जनरल स्टेटमेंट है कि कवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स फिटेड ऑन ट्रैक। पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट देखो उसने पूछा क्या है, पहली बात तो नॉट करेक्ट कौन सा है, ठीक है, नॉट करेक्ट। और हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट ठीक, थर्ड ठीक है, थर्ड ठीक है, ठीक है। हमारा गलत क्या है? फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड हमारी ठीक है, ठीक है। मतलब या तो फर्स्ट और सेकंड होगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, या तो फर्स्ट सेकंड होगा, और फर्स्ट अकेला कहीं होगा ही नहीं। मतलब सेकंड के साथ थर्ड भी नहीं हो सकता, थर्ड ठीक है। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट सेकंड ही बचा, यही इसका आंसर है। इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपके बिल्कुल परफेक्टली हो जाएंगे, समझ आए। अब देखो आगे, उसके बाद क्वेश्चन आता है, यहां पे देखो, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वर्मिन कैटेगरी के अंदर, ठीक है, देखो वर्मिन कैटेगरी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। अब एक और बात, इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन होती है ना, तो मैं इनको करने का सॉल्यूशन बताता हूँ। बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन 1। जब भी आपको कंफ्यूजन हो ना कि ये वाली स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन कर रही है नहीं कर रही, तो इसकी यहाँ पे बिकॉज लगा दो, बिकॉज। अब पढ़ो, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिन कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बिकॉज द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ द अदर एनिमल्स, ठीक है। फिट बैठ रही स्टेटमेंट, बताओ। सबसे पहले तुम्हें वर्मिन पता होना चाहिए यहाँ पे,
ठीक है, अब समझो। वैसे ये क्वेश्चन ना अभी मैटर नहीं करता है, ये हट चुका है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इसने बोला इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल। भाई वर्मिन पता है कब डिक्लेयर करती हैं? जब कोई जानवर मनुष्य के लिए, ह्यूमन जाति के लिए खतरा बन जाए, तब उसे वर्मिन डिक्लेयर करते हैं कि इसको मारो, हंटिंग करो इसकी। अगर कोई फ्लाइंग फॉक्स दूसरे एनिमल को खा रही है तो वो तो फूड चेन है ना? वो क्या चल रहा है, नेचुरली हो रहा है ना, वो खाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को खाते हैं, एक दूसरे के लिए खाना अवेलेबल रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, आप खुद सोचो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। हाँ ये ठीक है सेकंड स्टेटमेंट, मतलब फर्स्ट गलत है ना? मतलब फर्स्ट गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। द फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये वैसे ही क्वेश्चन हट चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे उसने पूछा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेसिस पेरिस इन फरवरी 2025। मान के चलो आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, ये करंट अफेयर था। अब इसमें अपना दिमाग लगाओ, देखो कैसे लगेगा, ठीक है। देखो, co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. I don't know nothing about it. मुझे कुछ नहीं पता। Along with other countries, एक चीज यहाँ पे, एक चीज ऐड करना भूल गया मैं। देखो, इन दो स्टेटमेंट में ना हमेशा रखना, जब ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा ना, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसका ए या बी आंसर नहीं होगा, उसका सी या डी ही आंसर होता है। बहुत हाई चांसेस होते हैं कि एक स्टेटमेंट वो गलत देते हैं। मतलब अगर ऐसे 10 क्वेश्चन आए हैं ना, तो ये मान के चलो कि 7 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे जिसमें सी और डी आंसर होगा, बाकी 3 में ए या बी होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एज याद रखना, ठीक है। अब समझो आगे, यहाँ देखिए ये क्या कह रहे हैं। अलोंग विद अदर कंट्रीज, ध्यान से समझो, अलोंग विद अदर कंट्रीज यूएस एंड यूके आल्सो साइंड द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एआई। समझो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अदर कंट्रीज के साथ यूएस और यूके ने भी कहा कि डिक्लेरेशन इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में। वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो कभी भी ना दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचती हैं, दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचती हैं, कभी भी नहीं। क्योंकि उनको ऐसा होता है कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल, ये सब उनके लिए मैटर ही नहीं करता है। उनके लिए अपना सेल्फिश रीजन होता है। और यूएसए जैसी घटिया कंट्री के लिए तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये लोग सिर्फ अपना सोचते हैं, दे आर सो सेल्फिश। तो ये इंक्लूसिव और सस्टेनेबल जैसे चीजों पे काम करेंगे? आप खुद सोचो, टेल मी। बिल्कुल नहीं। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो ऐसी ही है, तो उनके बारे में कोई बहुत अच्छी चीज है ना तो भूल जाओ कि वो ठीक होगा। तो ये स्टेटमेंट मैं ऐसे, देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कोई भी आपको टेक्निक नहीं देने वाला, और जो दे रहा है वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सीधी बात है। टेक्निक नहीं होती है, उसको करने का तरीका होता है, और ये तरीका आपको सीखना पड़ता है। और ये आप सीखते हो जब आप एमसीक्यू और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस 10 से 12 बार कर लेते हो। और जब मैंने 10 से 12 बार कहा तो कुछ लोगों ने हंसा होगा और कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा, बट लेट मी टेल यू, जिसने ये किया है उसका क्वालिफाई हुआ है, जिसने नहीं किया उसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में रहो। और देखो, ये स्टेटमेंट हो गई गलत, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है। अब हम 50, या तो फर्स्ट स्टेटमेंट या तो नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से वन लगाओ, डी लगाओ, बट हाई चांसेस आप वन लगाओगे, क्योंकि देखो लॉट्स ऑफ टाइम ना ये होता नहीं आंसर, ठीक है। बट चलो ये हो सकता है यहाँ आंसर हो, तो हम क्या करते हैं 50-50 पे आ जाते हैं। अब इसके आगे आपका क्वेश्चन एक स्टेटमेंट का बचता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, हम 50-50 आ गए, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने जो किया वो वार्म अप था, है ना? बिल्कुल, हमने हर एक चीज दी थी, देखी। अब यहां से एक्सट्रीम स्टेटमेंट रूल ये स्टार्ट होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट वर्ड्स जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, ओनली, एनीवेयर, मस्ट, मैंडेटरी, कैन नॉट, कंप्लीटली, एंटायरली, टोटली, ये वर्ड्स ना हमेशा रेड फ्लैग हो गए आपके लिए। अगर ये वर्ड्स दिखते हैं तो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। लेकिन ये रूल इज लिटरली नॉट एप्लीकेबल ऑन पॉलिटी एंड साइंस, क्योंकि पॉलिटी, हमारा जो संविधान है, आपने सुना होगा, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। मतलब कहीं कहीं वो रिजिड रिजिड भी है। अगर वहां पे बोला ये काम सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, ओनली डन बाय पार्लियामेंट, देन ये इसको ठीक हो सकता है। साइंस में क्यों नहीं होता? कई बार साइंस के जो साइंटिफिक रूल्स हैं वो चेंज थोड़ी ना हो सकते हैं। ओनली लाइट ये कर सकती है, हाँ कर सकती है। ओनली ये वेव ये कर सकती है, हाँ कर सकती है। तो यहाँ पे ये रूल्स लिटरली अप्लाई नहीं होते हैं, ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। कई बार होता भी है, पर हर बार नहीं होता है, ठीक है। देखो, हो गया अभी, ठीक है। अब देखो, यहां से अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट को कैसे हम
एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसको एक बार दोबारा पढ़ लो। ऑलवेज, नेवर, ऑल, नन, ओनली, एनीवेयर, मस्ट, मैंडेटरी, कैन नॉट, कंप्लीटली, एंटायरली, टोटली। अब आप मैजिक देखना। अब मैं आपको वो करवाने जा रहा हूं जिसको करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि पेपर लिटरली इजी आता है। बस आपके पास वो माइंड होना चाहिए, उस वो डेवलप्ड आपके पास सिस्टम होना चाहिए जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, और अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखना, बिल्कुल बिल्कुल नैरो माइंडेड मत सोचना। जितनी इनोवेशन कर सकते हो करो। ठीक है, इस वक्त इस क्वेश्चन को किसने फ्रेम किया है? आपने। ऐसे सोचो कि आप एग्जामिनर हो। आप सोचो कि अगर एग्जामिनर ने इसको फ्रेम किया होगा, वो आपको एक हिंट देगा इसको सॉल्व करने का। क्या है वो हिंट, कैसे है वो हिंट? ठीक है, 2025 का क्वेश्चन है, पहले बता दूं। और इजी क्वेश्चन है, देखो समझो। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं आप लोगों के लिए, ये देखो। ठीक है, ठीक है, देखो। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। हर साल मिनरल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ये बात जानते हो, हर कोई ये बात जानता है, पर प्रिपेयर कोई नहीं करता है। बहुत कम बच्चे करते हैं। ऑलरेडी मैंने मिनरल्स के रिगार्डिंग वन शॉट सब कुछ कवर किया है, पीवाईक्यूज के साथ देख लेना। लेकिन अभी के लिए बताओ, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ भी गलत लग रहा है? बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, हो सकता है कि इंडिया ने ज्वाइन किया हो मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर, है ना। सेकंड, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री। ठीक है, हम अपने देश की तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है, इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। अगर ये क्वेश्चन इतना होता है, ये वाली स्टेटमेंट, इंडिया हैज रिसोर्स रिच कंट्री, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री, ठीक, इतना तो ठीक था। लेकिन इसे क्या बोला? इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स। यहाँ जो वर्ड है ऑल, ये जो ऑल है, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, क्या भारत के पास 30 के 30 क्रिटिकल मिनरल्स बहुत बढ़िया मात्रा में अवेलेबल है? आप मुझे बताओ। और अगर होते तो हम इंपोर्ट क्यों करते? हम दर बदर भटकते क्यों? तो आप मुझे बताओ, क्या कोई भी देश, इंडिया को छोड़ो, क्या कोई भी देश इस पूरे वर्ल्ड में 30 क्रिटिकल मिनरल्स में सेल्फ सफिशिएंट है? टेल मी। नहीं। ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड, तो जो भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स बताए हैं, उसमें वो एकदम रिसोर्स रिच कंट्री है, उसके पास पूरा स्टॉक है। ये स्टेटमेंट। तो बेसिकली अपनी ये जो वर्ड है, इसको देखो ध्यान से। ठीक है, अभी तो हम यहाँ देखते हैं। थर्ड, द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ठीक है, हो सकता है किया हो। एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली, क्या देखो वर्ड, एक्सक्लूसिवली ऑक्शन माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। अब एमएमडीआर जो एक्ट है, वो अपने आप में एक बेहतरीन और बड़ा एक्ट है। मैं मान के चलता हूँ, मैंने ये नहीं पढ़ा है, बट ऑल हमारे नोट्स में ये हर साल रहता है। देखा जाए तो एक बेसिक से क्वेश्चन था, लेकिन इसको सॉल्व करो अगर तुम्हें नहीं आता फिर भी। तो अगर मैं बोलूं सेकंड स्टेटमेंट गलत है, एक बार सेकंड स्टेटमेंट हटा देते हैं, हर जगह से हटा दिया। एक क्वेश्चन, एक सिंगल हमारे पास आंसर आ गया, 1 and 3 ओनली। और मैं आपको सच कहूं, यही आंसर है। ठीक है, तो यूपीएससी ना आपको मौके बहुत देगा। आपको अब इन टेक्निक्स पे, आपको अपनी स्ट्रेटजी पर, एमसीक्यू सॉल्विंग स्ट्रेटजी पर थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंडसेट एंड यू हैव टू अप्लाई द एप्लीकेशन। दीज आर नॉट ट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये साइंटिफिक मेथड है टू सॉल्व एमसीक्यू, टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव, हाउ दे फ्रेम्ड दैट क्वेश्चन, why they have included always, never, all, none, only, anywhere, must, mandatory, cannot, completely, entirely, totally, this kind of word। ठीक है, ये चीजें आपको बताएंगी कि भाई ये चीजें जब आए ना, थोड़ा सतर्क हो जाओ, क्योंकि इनसे क्या होता है, टोटलिटी विदाउट एक्सेप्शन। अगर मैं कहूं ये बिल्कुल सही है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो वो गलत है। अनटिल और अनलेस आप पॉलिटी और साइंस में नहीं जाते हो तो। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? तो ब्लाइंड एप्लीकेशन ना बिल्कुल करने की नीड नहीं है, सोच समझ के करो। कहीं भी ओनली दिख जाए सर, वो तो हमेशा गलत होगा, बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा कभी नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो क्वेश्चन ऐसे है ना, तो वहां गलत हो सकता है, बट पॉलिटी एंड साइंस में नहीं होगा। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक एक क्वेश्चन पे इसलिए बता रहा हूं कि आप फील करो उस क्वेश्चन को। अब देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क, तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बन जाती है, इंडिया का डेजर्ट नेशनल पार्क है कहाँ, ये बताओ। नेशनल पार्क अपना डेजर्ट वाला, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, इसका स्टेट बताओ। ठीक है, दूसरा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, या तो कोई दो स्टेटमेंट ठीक होगी इनमें से, या तो सारी ही ठीक होंगी। ठीक है, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, मुझे नहीं पता है, मैंने इंडिया के डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में इतना डीप में कभी नहीं पढ़ा है। देयर आर लॉट्स ऑफ नेशनल पार्क, किस किस के बारे में पढ़ता, तो ये मुझे नहीं पता है। बट क्योंकि मैंने नंबर देख के थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ, तो मैं अभी सतर्क हो गया हूँ। ठीक है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क। अच्छा, नेशनल पार्क है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, यही कहना चाहता है ये, है ना? ठीक है। इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो और समझो यूपीएससी कैसे आपको ट्रैप करती है, कैसे आपको पकड़ती है। सबसे पहले थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ। इट इज वन ऑफ द नेचुरल, यहाँ वर्ड है वन ऑफ द। जब हम वन ऑफ द कहते हैं या कैन भी कहते हैं, तो देखो वन ऑफ द में वो कह रहा है कि वन ऑफ द मतलब बहुत सारे, ये उनमें से एक जगह है जहां पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिल सकता है, मिलता है, नेचुरल हैबिटेट में मिलता है। अगर ये यहाँ पे कह सकता था इट इज ओनली या इट इज ओनली द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तब ये गलत हो सकता था, क्योंकि हो सकता है इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क में अगर वो ओनली लगा दे और कल को किसी और नेशनल पार्क में मिल जाए नेचुरली, तो गलत हो जाएगा, है ना? हमने सारे जानवर तो खोज नहीं लिए हैं। तो उसने क्या बोला, वन ऑफ द, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। जब ऐसी स्टेटमेंट है ना, वन ऑफ द, हाई प्रोबेबिलिटी पॉजिटिविटी की, वो थर्ड स्टेटमेंट ठीक होगी। ठीक है, ये कोई, अब ये हटा दो, ये हटाओ। अब आप इन दो पे हो और एक इस पे हो। सेकंड स्टेटमेंट पर देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, ये आपका नेशनल पार्क है, ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, क्या पता, थोड़ा पॉसिबिलिटी सोचो, वाइल्ड लाइफ वार्डन, वार्डन जो होता है, चीफ वाइल्ड लाइफ, जो भी वहां पे देख रेख करते हैं, वो भी तो ह्यूमन हैबिटेशन ही है। लोग वहां जाते हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो रहते हैं आसपास जंगलों में। हो सकता है वहां की नेशनल पार्क में वैसे तो किसी को नहीं अलाउड होता है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नेशनल पार्क है, क्या एक दिन अगर आज जाके कोई वहां बस गया, ह्यूमन हैबिटेशन कर ली, हैबिटेशन की बात करिए ना, अगर कर ली, पॉसिबल तो है ना? सोचो जरा, है ना? कोई ऑफिसर वहां पे रह रहा है नेशनल पार्क में, ठीक है, कुछ दिन के लिए, तो ह्यूमन हैबिटेशन हो गई ना। तो इस स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस ही नहीं, ये स्टेटमेंट पूरी गलत ही हो गई है। ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं, कह रहा है इनसाइड द पार्क। क्यों नहीं है भाई, कौन देख रेख कर रहा है? डेफिनेटली सही बात है। मतलब मैं समझ गया भाई, सेकंड स्टेटमेंट अपनी रॉन्ग है, मुझे फर्स्ट का भी नहीं पता है, पर सेकंड मेरी रॉन्ग है। ओके, सो अपना आंसर आ गया 1 और 3। इन क्वेश्चंस में आप देख रहे हो कि मुझे नॉलेज अगर नहीं भी है जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट की, ठीक है, तब भी आंसर आ सकता है। अब यहाँ देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। यहाँ पे इसने डायरेक्ट बोला, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ठीक है। देखने में स्टेटमेंट बिल्कुल भी अभी हमें गलत नहीं लग रही है, सही नहीं लग रही है, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ देखो, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इम्पोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो ये बात तुम्हें पता है कि हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड तब आता है जब वो हमारे यहाँ की मिनिस्ट्री अथॉरिटी, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी वगैरह जब ये हाँ करती हैं, तब ये चीज आती है हमारे देश में। सही बात है, यही बात है। बट मुद्दा ये नहीं कि ठीक है या नहीं है, मैंने आपको कहा था ऐसा क्वेश्चन आए तो हाई चांस